नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं यंग तरंग और ये वक्त हुआ है हमारे खास कार्यक्रम करियर कोच का। आज इस कार्यक्रम में हम जिस मुद्दे के बारे में बात करेंगे वो बेहद खास है, क्योंकि हाल ही में हमारे देश की अर्थव्यवस्था पहली बार नकारात्मक श्रेणी में पहुंच गई है। जी हाँ, -23 से 24 के अराउंड हमारे देश की अर्थव्यवस्था पहुंच गई है। ऐसे में आर्थिक पत्रकारों की जरूरत और उनके सामने चुनौतियां हमारे मीडिया को बहुत ज्यादा है। और आर्थिक पत्रकारिता में करियर का कितना स्कोप है, कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और जो आर्थिक बैकग्राउंड है, क्या सिर्फ वही लोग आर्थिक पत्रकार बन सकते हैं? क्योंकि आपको जीडीपी, शेयर मार्केट, बड़े बड़े जो भारी भरकम शब्द हैं उनका आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान निमिष कुमार जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते, आप सभी लोगों को नमस्कार। तो निमिष जी, हम आपसे बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे, खासतौर पर इकोनॉमिक जर्नलिज्म की क्या स्थिति है हमारे देश में। और इसके अलावा हमारे साथ बहुत से स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि मीडिया के स्टूडेंट्स हैं और आगे चल के मीडिया के एक उभरते हुए और चमकते हुए सितारे बनना चाहते हैं। तो इन लोगों से भी सवाल लेंगे। और हमारे साथ दिव्या श्रीवास्तव हैं, नूर मोहम्मद हैं, दिव्यांशी हैं और साथ ही में मधुकर भी जुड़े हैं। तो हम इन सब के सवाल लेंगे, लेकिन वो प्रोग्राम के अगले राउंड में लेंगे। पहले हम आपसे निमिष जी ये बात करना चाहते हैं कि वैसे तो कोरोना का हर सेक्टर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। ऐसे में देश की आर्थिक स्थिति भी बदहाल है। कोरोना का इसका एक कारण बताया जा रहा है, लेकिन मेरा सवाल इन सबसे हटकर है। मेरा सवाल ये है कि आपकी नजर में कोरोना से पहले और कोरोना के बाद आर्थिक पत्रकारिता पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, जब हम इकोनॉमिक जर्नलिज्म की बात करते हैं, खासकर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करते हैं, तो कोरोना के पहले भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक कवर करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीट होती है और वो हमेशा से रही है, क्योंकि ये बात पैसे को लेकर होती है। आप आम लोगों तक ये बताते हैं कि देश की कमाई कितनी हो रही है, खर्चा कितना हो रहा है, उन्हें कितने टैक्सेस लगेंगे, देश के पीएसयूज के, देश की सरकारों में देश की सरकार क्या करेगी, जो पूरा खर्चा और लोगों पर सीधा सीधा असर टैक्स को लेकर जो पॉलिसीज हैं सरकार की, वो क्या रहेंगी। लेकिन कोरोना के बाद अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इकोनॉमी कवर करना ये अब ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ है। या आप यूं कहें तो आने वाले खासकर 1.5-2 साल तक और उसके बाद भी अब जो बिजनेस जर्नलिज्म में अपना फाइनेंशियल रिपोर्टर होना चाहते हैं, बिजनेस जर्नलिज्म में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। लोग कहेंगे कि कोविड से सभी लोगों को परेशानी हुई है, बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई हैं, करियर खराब हुए हैं, लेकिन यहाँ एक बिजनेस जर्नलिज्म के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि अब बिजनेस जर्नलिस्टों की ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि अब लोग फाइनेंशियल चीजों को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। और उसमें यदि ये कहा जाए तो कोरोना के बाद अब आने वाले समय में यदि आज के युवा ये चाहते हैं कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करें, तो ये बहुत अच्छा मौका है। और अब ये कहें तो आपको वेटेज मिलने लगेगा। आप भले एक जर्नल न्यूज चैनल में हो, आप एक न्यूज़पेपर में हो, आप फाइनेंशियल किसी बिजनेस चैनल में नहीं है, या आप किसी पिंक पेपर में, मतलब किसी फाइनेंशियल और बिजनेस न्यूज़पेपर में काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी आज हालात ये हैं कि फाइनेंस से जुड़ी खबरें फ्रंट पेज पर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि फाइनेंस से जुड़ी हुई खबरें फ्रंट पेज पे आ रही हैं। फाइनेंस से जुड़े हुए न्यूज़पेपर भी हैं, न्यूज़ चैनल भी हैं। आपने खुद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की है। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक को आप कवर करते हैं, जो हाई प्रोफाइल जर्नलिज्म है हमारी कंट्री में। इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है, फाइनेंस से भी रिलेटेड है, प्लस आप फॉरेन भी कवर करते हैं। और जो लुटियंस जोन में जो आता है, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, जितना भी कुछ है, आपके पास एक दशक से भी ज्यादा लंबा अनुभव रहा है।
मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या जरूरी है कि अगर आपको इकोनॉमिक रिपोर्टर बनना है तो आपकी तरह वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या किसी किसी अच्छी खासी बैकग्राउंड में हो, वो बीकॉम बीकॉम करके आया हो, सीए हो, सीएस हो, ये क्या जरूरी है या एक नॉर्मल स्टूडेंट भी अच्छा खासा इकोनॉमिक जर्नलिस्ट बन सकता है? बिल्कुल, देखिए ये बहुत ज़रूरी नहीं होता कि आप इसके लिए इकोनॉमिक्स की ही पढ़ाई करें, ठीक है? यदि आप करते हैं तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी-सी आसान हो जाती हैं। जैसे मैं सब लोगों को, हमारे तमाम स्टूडेंट्स को, जो भी हमारे ये वीडियो देखेंगे, उन सबको ये बता दूं कि हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं इस समय, वो इतिहास में, हिस्ट्री में एमए हैं। इससे पहले वो सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, और वो 25 साल से ज्यादा समय से फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स को डील कर रहे थे। लंबे समय से वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में थे। तो आप, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आपके पास कोई इकोनॉमिक्स की डिग्री हो, आपने बिजनेस और मैनेजमेंट पढ़ा हो। हाँ, लेकिन ये बहुत जरूरी होता है कि आपको बेसिक चीजों के लिए, कि अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है आज के समय में। यदि आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, आपने मेडिकल किया हो, आप इंजीनियर हैं, आप कुछ भी, आप फैशन डिजाइनर हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, सबसे बड़ी चीज इसमें, सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये होता है कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं। क्योंकि जब भी आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जाते हैं तो आपको ये बता दूं कि जर्नलिज्म में बिजनेस फाइनेंस रिपोर्टिंग बहुत ही निच कलर, मतलब सबसे टॉप माना जाता है, सबसे टफ माना जाता है। एक अलग रिस्पेक्ट मिलता है आपको। आप पॉलिटिक्स कवर करते हैं, आप एंटरटेनमेंट कवर करेंगे, आप क्रिकेट कवर करेंगे, लेकिन जब आप फाइनेंस कवर करने की बात करते हैं और किसी से कहते हैं कि मैं फाइनेंस कवर करता हूं, किसी अधिकारी से, जब किसी आप पॉलिटिशियन से, आपको लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि आप फाइनेंस कवर कर रहे हैं तो आपने बहुत मेहनत की होगी, आपने बहुत पढ़ाई की होगी, आपको इसके लिए करना पड़ता है। ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैंने लंदन से, थॉमसन रॉयटर्स से अपनी ट्रेनिंग की है। मैंने यूएस के एरिजोना यूनिवर्सिटी से बाद में ट्रेनिंग करी। ये चीजें सीखनी पड़ी हमें। हम इंटरनेशनल इकोनॉमी कवर करते हैं तो उसके लिए हमें सीखना पड़ता है, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, ऑनलाइन बहुत सारी ट्रेनिंग होती हैं, आप अपने कोर्सेज कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। आप इनके जितनी भी हमारे पे, जैसे डाउ जोन्स हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल्स हैं, इन सब की इंटर्नशिप की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, इंडिया में भी और बाहर भी। ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, जिनको आप कर सकते हैं, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। बिल्कुल दूसरा, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, जरूरी नहीं है कि आपकी बीकॉम की बैकग्राउंड हो या नहीं कॉमर्स नहीं, बैकग्राउंड हो तभी आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, इकोनॉमिक्स एमए जर्नलिस्ट बन एमए सकते हैं। हिस्ट्री वाला देश का गवर्नर है, और वो बहुत क्या अच्छे से बात! आरबीआई को चला रहा है, बिल्कुल, ये बैंक को। बेहतरीन बेहतरीन उदाहरण आपने दिया है। लेकिन अब मैं इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और आपसे ये पूछता हूं कि इकोनॉमिक्स को थोड़ा बहुत वैसे हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है। देश की अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बहुत कठिन कठिन जो है इसके शब्द आते हैं, फिर आपको उनका अर्थ भी समझना है। और इसके बाद एक पत्रकार के तौर पर आपको बेहद सरल और सहज भाषा में अपनी रिपोर्ट को लिखनी भी है। ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या क्या बेसिक क्वालिटीज एक मीडिया स्टूडेंट में होना चाहिए ताकि वो एक अच्छा इकोनॉमिक जर्नलिस्ट बन सके? और इसके अलावा आपने लंबा समय दिया है इकोनॉमिक रिपोर्टर के तौर पर, जिस तरीके से जीएसटी लाया गया, नोटबंदी हुई, तो इस दौरान आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और मीडिया स्टूडेंट्स को उन चैलेंजेस का सामना करने के लिए खुद को कैसे तैयार रखना चाहिए? देखिए, सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए, आपको आंकड़ों से प्यार होना चाहिए। यू शुड फॉल इन लव विद डेटा। आपको आंकड़ों से खेलने की आदत है। आप यदि ये चाहते हैं कि मैं फाइनेंस और बिजनेस कवर करूं, तो आप सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट है, जो सेल्फ टेस्ट है, आप सब कर सकते हैं घर बैठकर। कोई भी एक रिपोर्ट देखिए, इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार का उठाइए, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। पढ़िए, आप उसको एक दो बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। पहले रीडिंग में आपको नहीं समझ आएगा, दूसरे में थोड़ा ज्यादा आएगा, थर्ड रीडिंग, इसको हम कहते हैं 1 2 3, 3 रीडिंग्स कीजिए। आप 3 रीडिंग्स के बाद यदि आपको वो इंटरेस्टिंग लगता है, आपको ऐसा लगता है कि इसमें जो जानकारियां हैं वो आपको कहीं ना कहीं मजा देती है, आपको लगता है कि अरे ये ऐसा होता है, इतना टैक्स आता है, इतना जीएसटी आता है, सरकार इतना कमाती है, इतना खर्च करती है, कैसे चीजें होती है, यदि आपको आंकड़ों से प्यार है तो आप, यू आर वेलकम इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कोई बहुत टफ चीज नहीं है, बस ये होता है कि आपको लगातार आंकड़ों का ध्यान रखना पड़ेगा,
आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता कि आप इन सब चीजों को बार बार पढ़ें, इसलिए जब भी मौका मिलता है फाइनेंस की चीजें पढ़ें, जितना बिल्कुल। हो आपको पूरी तरह से डूबना पड़ेगा। उसका कारण है कि देखिए, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में, खेल के उसमें, स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग में, बॉलीवुड एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग में आप शब्दों से खेल सकते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आप शब्दों का कोई मतलब नहीं होता, आपको लैंग्वेज आपकी बहुत फ्लरी नहीं हो, आपके पास फैक्ट्स होना चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर पर चलता है ये। इसीलिए ध्यान रखिए, लैंग्वेज पर बहुत ज्यादा जोर नहीं होता, इसमें आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर होने चाहिए। ये एक बड़ी बात आपने कह दी है कि आंकड़ों की समझ आपको होनी चाहिए। अब आंकड़ों की आपने बात की है तो मैं भी जरा कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE, इसकी एक रिपोर्ट आई है और इनकी रिपोर्ट में जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि अगस्त 2020 में भारत में बेरोजगारी की दर बढ़ गई है और ये जो बढ़ोतरी हुई है वो 8.35% दर्ज की गई है, जबकि जुलाई में इससे कम था, 7.43% था। और एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो सब मीडिया ने दिखाया कि -24 में फीसदी चली गई है हमारी जीडीपी। तो ऐसे में आपसे हम समझना चाहेंगे कि एक इकोनॉमिक जर्नलिस्ट को इस तरह के आंकड़ों की बाजीगरी से खुद को कैसे समझना चाहिए, क्योंकि आपकी एक रिपोर्ट जब न्यूज़पेपर में पब्लिश होती है या न्यूज चैनल में जाती है तो लोग उससे बहुत प्रभावित होते हैं और उनको लगता है अभी माइनस में चली गई 24% तो हमारी तो बहुत हालत खराब हो जाएगी। तो सहज, सरल, सामान्य भाषा में आंकड़ों की इस बाजीगरी को कैसे रिपोर्ट के तौर पर लिखना चाहिए? देखिए, इसके लिए एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में दो चीजें होती है। आप जब नॉर्थ ब्लॉक कवर करते हैं, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक कवर करते हैं, तो आपके पास 10 साल से ज्यादा का कम से कम एक्सपीरियंस हो जाता है। इस बीच में आप जब स्टार्ट करते हैं और आप लैडर में ऊपर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये सबसे टॉप पोजीशन होती है। जब तक यहाँ पहुंचते हैं आप आम लोगों से, आम जिंदगी से बहुत रूबरू होते हैं। मेरा सबको यही सलाह है कि आप उस अपने एक्सपीरियंसेस को हमेशा अपने साथ रखिए, सजो कर रखिए, आम लोगों से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनसे इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स पर बात कीजिए। आपके घर में हो सकता है, आपके आस पड़ोस में हो सकता है, और उससे ये होगा कि आपको उन लोगों के बारे में जानकारी होगी कि वो किसी भी आर्थिक मुद्दे पर उनकी समझ क्या है। अब आपके पास बहुत सारे आंकड़े हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, आप उन आंकड़ों को उस लैंग्वेज में जो आप बार बार सुन रहे हैं लोगों से, आप उनकी भाषा आप समझने लगे हैं, उसमें उसको उतार सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आपके पास जो आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या रिपोर्ट से आते हैं, इंटरनेशनल IMF या वर्ल्ड बैंक से आते हैं, उन्हें आपको बड़े स्थूल आंकड़े हैं, मोटे आंकड़े हैं, जो बेसिक चीजें हैं, उसको सरल शब्दों में लिखने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि आर्थिक विषय जो हैं, आंकड़े जो होते हैं, उनको एक्सप्लेन करना ये एक आर्ट है। यहां आपकी लैंग्वेज काम आती है। तो कोशिश ये कीजिए, बहुत बहुत गहराई में मत समझाइए लोगों को, बहुत गहराई में, क्योंकि लोग आंकड़े बहुत ज्यादा समझ नहीं पाते। लेकिन सरलता से लिखने के लिए आपको चीजें पहले खुद अच्छे से समझनी होगी, तभी आप उसको बहुत सरलता से समझा सकेंगे। बिल्कुल, ये बात आपने महत्वपूर्ण कही है कि जब तक आप खुद नहीं समझेंगे तब तक आप दूसरों को कैसे समझा पाएंगे। अब आंकड़ों की ही बात चल रही है तो महंगाई दर की हम बात कर लेते हैं। महंगाई दर में लगातार वृद्धि हो रही है और खासतौर पर जो खाने पीने का और सब्जियों के रेट हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और खुदरा महंगाई दर जून के आंकड़े मैं आपको दे रहा हूँ, ये है खुदरा महंगाई दर जून में 6.09% पर पहुंच गई है। और महंगाई से जुड़ा मुद्दा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आम लोगों को सीधे प्रभावित करता है। ऐसे में बीच में ये भी खबर आई थी जब डीजल के दाम जो है पेट्रोल से ज्यादा हो गए थे। तो आपको क्या लगता है कि एक इकोनॉमिक रिपोर्टर को महंगाई जैसे मुद्दों की भी बहुत अच्छी से समझ होनी चाहिए कि किस तरीके से वो उनके किचन पर असर डाल रही है, और जिस तरह महंगाई के मुद्दे पर फिर सियासत होने लगती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है सत्ता पक्ष और विपक्ष में, उसको भी लेकर के एक इकोनॉमिक जर्नलिस्ट को नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, महंगाई के आंकड़ों के बारे में, जब महंगाई का डेटा
जो NSSO CSO से रिलीज होता है, जब ये आपके पास आता है तो आप ये तीन, उसमें महंगाई का डेटा 3 सेक्टर्स का आता है ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राथमिक जो क्षेत्र है जिसमें कृषि है, खनन है ना, पशुपालन है, इससे जुड़ी। द्वितीय सेक्टर जिसमें मैन्युफैक्चरिंग को लेकर आता है, और तीसरा सेक्टर सर्विस सेक्टर्स। इन तीनों में अलग अलग आंकड़े, मतलब हर सेक्टर में महंगाई की दर क्या रही ये भी आता है। ये भी मालूम चलता है कि इस बार चना महंगाई दर चने के कारण बढ़ी है या उसके कारण उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला है। छोटी छोटी सी चीजें मालूम होती। अब इसमें हमें ये, जब आपके पास पूरी आंकड़ों से भरपूर ये रिपोर्ट होती है, जब ये आपके सामने हर हफ्ते आती है, तो आपको इसमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी को अट्रैक्ट करती है, जो उसके काम की है, जिसे आप बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि देखिए इस बार दूध और पनीर के दाम बढ़ गए हैं, इसके कारण महंगाई दर पर इतने % इम्पैक्ट हुआ। ये हमें पहले सारे सेक्टर्स को समझना होगा, और उसके बाद देखिए, आर्थिक पत्रकार से हमेशा ये अपेक्षा की जाती है कि जब भी वो आम लोगों तक भी कोई बात कहे तो वो आंकड़ों के साथ समर्थित हो, मतलब इट शुड बी बैक्ड बाय डेटा। राइट। इसीलिए आपकी आर्थिक रिपोर्ट को, महंगाई की रिपोर्ट को लोग तब अच्छे से स्वीकार करेंगे जब आप उन्हें आंकड़ों के साथ बताएंगे कि देखिए इस बार खाने में सब्जियों के दाम इतने बढ़े हैं, उसमें इतने % बढ़े हैं, फल के दाम इतने % बढ़े हैं, ये बढ़ा है, इसीलिए खाद्य पदार्थों में क्योंकि महंगाई बढ़ी है इसलिए महंगाई बढ़ी, या कभी डीजल और उसके दाम बढ़े हैं। ये सारी चीजें आपको उस पूरी डिटेल रिपोर्ट में आएगी। आपको उसमें से चूज करना है कि इसमें से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो महंगाई के लिए, जिन्होंने महंगाई को बढ़ाया है, और ऐसे कौन से चीजें हैं जिससे महंगाई कम हुई है। आप इस तरह से, आपको एक बहुत सरल भाषा में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसका एनालिसिस करके उन्हें बताना होगा। बिल्कुल। अब हम अपने कुछ ऑडियंस से सवाल लेते हैं, तो सबसे पहले चलते हैं दिव्या श्रीवास्तव आपके पास। दिव्या, आप अपना सवाल संक्षेप में पूछिए। सर, मेरा सबसे पहले सवाल ये है, आपने कहा कि जो लोगों के हित की जो बात है उससे लेकर अगर रिलेटेड, अगर हम लोग चैनल्स पे या उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ दिखाते हैं तो वो ज़्यादा लोग को समझ में आती है। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि अभी जो GDP के कारण और जो उसमें गिरावट आई है उसके कारण जो लोगों की नौकरियां जा रही हैं, क्योंकि अगर मेरे हिसाब से अगर नौकरी नहीं होगी तो ना खाना होगा, ना पीना होगा, ना रहना होगा, ना कपड़े होंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लोगों की काफी नौकरियां गई हैं, तो उस चीज के लिए सरकार को आगे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि अगर नौकरियां जाती हैं, जॉब्स जाती हैं, तो आपकी जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, और वो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां जाए या गवर्नमेंट सेक्टर की जाए। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। मैं चाहूंगा निमिष जी आप इसका जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, इसमें हम एक बिजनेस जर्नलिस्ट के रूप में, एक जर्नलिस्ट जो आप इकोनॉमी कवर यदि कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? आप इसमें ये बताएंगे कि यदि लोगों की जॉब्स जाती है तो उसके कारण मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है, मतलब एक्सपेंडिचर कम होगा, लोग खर्चा कम करेंगे। और जब आप खर्चा कम होगा, आपका मार्केट में पैसा कम आएगा, तो उसके कारण मार्केट के में नेगेटिव सेंटिमेंट्स आएंगे। मतलब यदि दुकानदारों के पास उनका सामान नहीं बिकेगा तो ऑब्वियस है कि वो लोग परेशान होंगे। ठीक है। दूसरी बात, GDP के नकारात्मक होने से आम लोगों पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके लिए हमें यह बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे हम अभी की बात करें, कोरोना पैंडेमिक के कारण हमने देखा कि हालात क्या हुए। बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट हुई, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जहां पर काम नहीं हो सकता था, बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर आइटम्स हैं जिनकी डिमांड्स अब खत्म हो गई है या न के बराबर है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, क्लोथ्स, शूटिंग्स, कपड़ा मार्केट, जो टेक्सटाइल मार्केट इंडिया में एक बड़ा चंक है, रिटेल में भी और मैन्युफैक्चरिंग में भी, वो एकदम कम हुआ है। ऑटोमोबाइल्स, उसमें बहुत बड़े लेवल पर जॉब्स गए हैं। दूसरा, IT, क्यों गए हैं जॉब्स? हमको ये लोगों को बताना होगा। वो इसलिए गए क्योंकि जितनी भी कंपनियां थी उन्होंने अपने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अपडेशंस को होल्ड पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग चीज है हम वही करेंगे। मतलब कोरोना के कारण
कंपनियों ने अपने एक्सपांशंस, अपनी विस्तारवादी जो परियोजनाएं थी उन्हें टाल दिया, जिसके कारण जॉब्स गए। हम सिर्फ आंकड़े नहीं बताएंगे, हम एक बिजनेस जर्नलिस्ट हैं, हम इकोनॉमी कवर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसके पीछे का कारण बताएंगे, हम उसके पीछे की बातें बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। तो एक बिजनेस जर्नलिस्ट के रूप में जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो हमें कुछ चीजें बतानी पड़ेगी। हमें बताना पड़ेगा कि हमारे देश में कितने लोग नौकरी करते हैं, इसका डेटा कहीं से कलेक्ट नहीं होता है, ये बिल्कुल, ये अनुमान एक, लगाए जाते हैं, हाँ, है अनुमान ना। के आधार पर और नौकरी ये जाना फैक्ट एक, है। बिल्कुल। मैं अगले सवाल, आप यदि नौकरी कर रही हैं या अरुणेश से नौकरी कर रहे हैं, मैं कर रही हूं, तो सरकार के पास इसका कोई डेटा नहीं है। यदि हम इनकम टैक्स या कोई शॉप चला रहा है, कोई दुकान कुछ कर रहा है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, तो हमारे पास इसका, भारत सरकार के पास पिछले 70 सालों में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो कि ये बता सके कि इस देश में कितने लोग आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, अर्निंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। तो हमें ये सारे फिगर एंड फैक्ट्स एक इकोनॉमिक्स जर्नलिस्ट के रूप में सामने लाने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप इकोनॉमी कवर करते हैं तो आपसे आपका रीडर, आपका व्यूअर, वो एक एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप उसे अंदर की गहराई की चीजें, ऐसा क्यों हो रहा है, बेस क्या है इसका पीछे, क्यों ऐसा हुआ है, वो आप उसे बताएं। बिल्कुल। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिव्यांशी गोयल से लेते हैं। दिव्यांशी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो सर। सर, सबसे पहले तो जैसे कि आपने समझाया हमें कि जो इकोनॉमिक जर्नलिज्म होता है, बिजनेस जर्नलिज्म होता है, वो टफेस्ट पार्ट होता है जर्नलिज्म का, क्योंकि मीडिया के स्टूडेंट हैं और हम ये चीज़ अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि हमें पढ़ना होता है। बट द पॉइंट इज सर, टफेस्ट तो है, लेकिन कहने का मतलब ये है इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंस कम दिया जाता है। मैंने हमेशा देखा है, मीडिया में हो या मैंने न्यूज़ चैनल्स में अक्सर हमने ये देखा है कि आंकड़ों की कम बात होती है कि हमारी जो इकोनॉमिक अवस्था है किस तरह बिगड़ रही है, इन सब के बारे में नॉलेज कम दी जाती है एज कम्पेयर टू क्रिकेट की नॉलेज, बॉलीवुड की नॉलेज। आजकल ये चीज़ें बहुत बदल रही है। तो एज अ मीडिया पर्सन या जर्नलिस्ट, इकोनॉमिक जर्नलिस्ट, हमें इसमें क्या करना चाहिए कि इस पे लोग मोर इम्पोर्टेंस दें और इस पे बढ़ावा दें, क्योंकि ये सबके नॉलेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, सवाल इसलिए ये महत्वपूर्ण है निमिष जी, क्योंकि ये सच है कि हमारे देश में जितना पॉलिटिकल जर्नलिज्म को महत्व दिया जाता है, बॉलीवुड को महत्व दिया जाता है, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स को भी दिया जाता है, सबको पता है कि बिना पैसे के आपके घर नहीं चलने वाला है, वैसे बिना मजबूत अर्थव्यवस्था के देश नहीं चलने वाला है। तो फिर आर्थिक पत्रकारिता की जो स्थिति है उसको उतना गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता है, या फिर उसको उतना महत्व क्यों नहीं दिया जाता है, आम लोगों के द्वारा भी और खास लोगों के द्वारा भी, निमिष जी? हाँ, देखिए, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें समझनी होगी। पहली बात कि हमारे देश में कभी भी आर्थिक पत्रकारिता को, बिजनेस जर्नलिज्म को एक बहुत ही टफेस्ट रूप में रखा गया। जो भी जर्नलिस्ट हुए उन्होंने हमेशा ऐसी लैंग्वेज यूज की जो आम लोगों से के लिए बहुत मुश्किल थी समझना। जैसे आप देखिए कि जितने भी हिंदी के अखबार हैं, इंग्लिश में तो फिर भी चल जाता है, लेकिन हिंदी के अखबारों की आप रिपोर्टिंग देखिए, वो चीजों को सरल शब्दों में समझाने में उतने कामयाब नहीं हो पाए। इसके कारण लोगों का धीरे धीरे उससे रुझान गया। एक बहुत बेसिक फैक्ट है जो हम सब लोगों को जो मीडिया से जुड़े हैं उनमें ये मानना पड़ेगा कि लोग सरल बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं पिछले 2.5 महीने से रिया की चीजें चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? रिया और सुशांत केस इसलिए चल रहा है क्योंकि उस पर लिखना, उस पर एंकरिंग करना, उस पर बहस करवाना बहुत आसान होता है, आपको इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन यदि आप जीडीपी को लेकर चर्चा करेंगे तो उसके लिए सबको मेहनत करनी पड़ेगी, आंकड़े समझने पड़ेंगे। तो जैसा मैंने पहले कहा कि हमें पहले खुद समझना होगा। मुश्किल सबसे बड़ी बात यह होती है कि यदि आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, बिजनेस जर्नलिज्म, आप किसी न्यूज चैनल में हैं, किसी न्यूज़पेपर में हैं, तो आपके अलावा बाकी लोगों की इस चीज को लेकर अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है। तो ये एक इंटरनल फाइट है। क्योंकि आप लोग मीडिया के स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही बताऊं कि आप जब नौकरी करने जाएंगे तो एक बहुत बड़ी फाइट आपको ये रहेगी कि आपकी खबरों को संपादक या आपके न्यूज एडिटर्स या आपके ब्यूरो चीफ इतनी आसानी से नहीं समझेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें, जैसे मैंने पहले कहा, हमें आंकड़ों को समझना होगा और उसके बाद उन्हें
ऐसी भाषा में समझाना होगा जिससे कि आम लोग उस तरफ आकृष्ट हों, है ना? बिल्कुल, तभी तो तभी पूरा यहाँ महत्व मिल पाएगा, क्योंकि ये बेहद जरूरी तभी है। महत्व मिलेगा। और नूर के पास हम चलते हैं। नूर, आप अपना सवाल पूछिए, हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है, इसलिए संक्षेप में सवाल पूछिए नूर। ऑडियो नहीं आ रही है आपका, म्यूट है नूर, अनम्यूट कीजिए। नहीं, अब म्यूट हो गया, दोबारा से कीजिए। जी बोलिए, ऑडियो नहीं आ रही। तब तक हम मधुकर का सवाल ले लेते हैं, इसके बाद नूर हम आपके पास वापस लौटेंगे। मधुकर, अपना सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि सर आजकल सर जो टीवी चैनल है उसमें बिजनेस का कोई रिपोर्टर दिखता ही नहीं है सर। एक अलग बिजनेस चैनल बना दिया गया है, बहुत सारे ऐसे हमने जहाँ तक देखा है बिजनेस चैनल हो गया, उसमें सिर्फ बिजनेस का दिखाया जाता है, लेकिन सर उससे लोग उतना रुचि से नहीं देख पाते हैं सर, जितना लोग रुचि से अन्य चैनल जो पॉलिटिकल से अभी बात जो कर रहे हैं। और अगर इस अन्य चैनलों में भी अगर बिजनेस वाले हैं लोग, इकोनॉमिक्स से जुड़े हैं लोग, उनका कोई रिपोर्ट आता ही नहीं है सर। थोड़ा बहुत आता है सामने। ठीक है मधुकर, आपकी भी ऑडियो में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन जो मैं सवाल समझ पाया हूँ उसके आधार पर यह है कि जो सिंपल मीडिया के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इकोनॉमिक के इश्यूज को लेकर के उतना ज्यादा सीरियस रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं। और मुझे लगता है इस सवाल का जवाब और पहले ही वो निवेश जी दे चुके हैं, क्योंकि उतना फिर भी मैं चाहूंगा दोबारा से वो रिपीट कर दें। और जो प्योर बिजनेस के चैनल है, जी बिजनेस हो गया या एनडीटीवी प्रॉफिट हो गया, वो तो बिजनेस के चैनल है ही, तो वो तो बिजनेस की रिपोर्टिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। लेकिन सर उसमें तो ज्यादा लोग, जी मधुकर सर वो जो बिजनेस चैनल उसमें तो ज्यादा लोग नहीं देख पाते हैं सर, बड़े बड़े लोग जो होते हैं सिर्फ वही देख पाते। छोटे लोगों के लिए तो जो लोकल चैनल बने हुए हैं उनमें ये सब बातें समझानी चाहिए सर, क्योंकि अगर पेपर लोग ज्यादा लोग देहात गाँव साइड में सर ज्यादातर लोग बिजनेस जिस चैनल तो समझते नहीं है सर। बिल्कुल चैनल जो मीडिया के चैनल्स हैं वो इस पर महत्व क्यों नहीं देते हैं? निमिष जी, सवाल इनका ये है। हाँ देखिए, इसमें मधुकर एक बात जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाई कि हमें ये देखना होगा कि हम अपनी फील्ड की चीजों को डेस्क पे जो असाइनमेंट होता है आपका, वो न्यूज़पेपर का हो या न्यूज़ चैनल्स का हो, हम उसे कितने अच्छे से कन्विंस करते हैं। इसको कहते हैं पिच करना, स्टोरी पिच करना। तो आप जब बिजनेस और इकोनॉमी कवर करना शुरू करेंगे तो आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि जो बुलेटिन प्रोड्यूसर होगा या जो पेज का इंचार्ज होगा न्यूज़पेपर में, वो अपने पेज पर, फ्रंट पेज पर या वो किसी उसमें, मतलब आपकी खबर बिजनेस पेज के अलावा दूसरे पेज पर कैसे लगाए, फ्रंट पेज पर कैसे लगाए, इसलिए आपको उसको कन्विंस करना पड़ेगा। और कन्विंस आप कब कर पाएंगे? जब आपकी बात आम लोगों की भाषा में हो। एक दूसरा, जब उसमें आंकड़े हों, आप आंकड़ों के साथ जब ये बात कहेंगे तब फिर आपकी बात कन्विंस होगी। देखिए, बिजनेस और फाइनेंस रिपोर्टिंग बहुत टफ होती है, और ये हमेशा से बहुत टफ लैंग्वेज में, बहुत ही ऐसी भाषा में जो आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो आम आदमी नहीं समझ पाता। हमें यही चीज अब बदलनी है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट के समय में अब सीधी सी बात ये आ गई कि यदि आपकी रिपोर्ट बहुत सरल शब्दों में होगी, बहुत सरल भाषा में आप लोगों को समझाएंगे, तो क्या होगा? लोग उस चीज को ज्यादा देखेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन की फील्ड का थंब रूल है कि आपकी लैंग्वेज सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। द लैंग्वेज शुड बी एट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब आपकी भाषा अपने सरलतम भाव में हो। तो इसीलिए हमें बिजनेस रिपोर्टिंग का सबसे बढ़िया, ये बहुत अच्छा समय है जब आप ऑनलाइन की सारी चीजें हो रही हैं, डिजिटल मीडिया आप सब जगह पर है, वो ओवर पावर कर रहा है, वो टीवी और न्यूज़पेपर्स को, प्रिंट को पीछे कर रहा है। तो अब ऐसे समय में जरूरत यह है कि हम कितने सरल शब्दों में चीजों को कहें, हम जीडीपी को कितने सरल शब्दों में कहें, हम बेरोजगारी को कितने सरल शब्दों में समझाएं, हम महंगाई को कितने सरल शब्दों में समझाएं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें आम लोगों से मिलना होगा, बात करनी होगी। आप सिर्फ अपने आप को नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक तक नहीं समेटे, आप बाहर जाएं, लोगों से मिले, रिक्शे वालों से मिले, व्यापारियों से मिले, सबसे बात करें, घर की महिलाओं से बात करें। आपको उनकी भाषा समझ आएगी, वो कितना समझते हैं, तब आप उनके स्तर पर जाकर चीजों को समझा पाएंगे। दिव्यांशी, आप बीच में कुछ सवाल करना चाह रही थी? आखिरी सवाल दिव्यांशी का ले लेते हैं। जी सर,
सर जैसे कि मधुकर ने एक सवाल पूछा था इससे पहले कि लोग रुचि से नहीं देखते हैं जो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड या हमारे जीडीपी से रिलेटेड अगर उससे रिलेटेड कोई भी चीज होती है न्यूज को रुचि से नहीं देखते हैं, लेकिन बाकी चीजों को बड़े रुचि से देखते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत सही लगी उनकी कि पहले के जमाने में जब समाचार लोग देखते थे तो सिर्फ समाचार जानने के लिए, जानकारी लेने के लिए देखते थे, परंतु आज जब मैं देखती हूँ मीडिया में, न्यूज चैनल्स में, तो अक्सर मैं भी कई बार देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह से एंटरटेनमेंट पर्पस बनता जा रहा है। तो एज अ इकोनॉमिक जर्नलिस्ट जो कि हम सही तरीके से इस चीज को प्रेजेंट करना चाहते हैं, बट इस चीज को धीरे धीरे दबाया जाता है क्योंकि देखा जाए तो लोग भी रुचि नहीं लेते हैं इसमें, और साथ में जो हमारे मीडिया के जो लोग हैं वो सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी लोग उनको ज्यादा देखें, उनका ज्यादा प्रसार हो, उस चीज में मिर्च मसाला लगाते हैं। अब जैसे कि सर ने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के केस के ऊपर कितने दिन से ये न्यूज दिखाया जा रहा है। अक्सर न्यूज चैनल्स पे ये मैं देखती हूँ कि अब होगा रिया को जेल, नहीं मिलेगा उसको बेल। तो ये क्या है? ये एक तरह से एक राइमिंग बना रही है ताकि एक इंटरेस्टिंग स्लोगन बने। तो मैं ये चीज जानना चाहती हूँ कि सर बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ सीरियस जर्नलिस्ट, कि हमें इस चीज में क्या देखना चाहिए आगे चल के, क्या हम इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं कि ऐसे ही कर करके आगे चल के ये न्यूज चैनल सिर्फ एक एंटरटेनमेंट चैनल बन के रह जाएगा और बाकी की न्यूज हमें बाकी मीम्स या फिर गूगल पे जाके सर्च करना पड़ेगा अलग अलग। ये देखिए, क्लोजिंग रिमार्क्स हो सकता है निमेश जी, आपका क्लोजिंग रिमार्क्स हाँ आप इस पे दीजिए 30 सेकंड्स में, क्योंकि न्यूज चैनल जो है नॉइज चैनल्स में बदलते जा रहे हैं। और जो इसने उन्होंने मुद्दा उठाया कि जहां से टीआरपी मिल रही है वही वाले मुद्दे उठाते हैं, लेकिन अभी माइनस में जीडीपी जाती है तो उस पर जो है बहस नहीं होती है, स्पेशल प्रोग्रामिंग नहीं होती है, और क्योंकि उसमें मेहनत करनी पड़ती है। आपने खुद ही जिक्र किया कि जो पैनलिस्ट आएंगे उनको भी पढ़ना होगा, एंकर को भी पढ़ना होगा, प्रोड्यूसर को भी बहुत रिसर्च करके अपना प्रोग्राम के पैकेज लिखने होंगे। तो ये लोग इससे बचना चाहते हैं, यही एक कारण है या दूसरा कोई कारण है? और इससे भी बड़ा सवाल जो दिव्यांशी का है वो थोड़ा दूरदर्शी सवाल है, क्या भविष्य में आप इन चैनलों की स्थिति में बदलाव देखते हैं या नहीं, और बदलाव कैसे आएगा? ये न्यूज चैनल ही बन के रहेंगे या नॉइज चैनल बनते ही जाएंगे? देखिए, मैं आपको एक क्लोजिंग रिमार्क में एक बात कहूं कि एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि पैसा, और खासकर हिंदुस्तान में और दुनिया में, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया अब लोगों के लिए। ये नया वक्त है, ये नया वक्त है कमर्शलाइजेशन का, जहां पर रिश्तों से ज्यादा पैसे हावी हो रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे समय में आपका एज अ फाइनेंस और बिजनेस जर्नलिस्ट होना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप कह रहे हैं कि न्यूज चैनल्स नहीं दिखाते, स्टॉप बॉदरिंग अबाउट देम। यदि प्रिंट नहीं छापता है, कोई जरूरत नहीं है, आप डिजिटल पर आइए और लोगों को बताइए। जब आप पैसे की बात करेंगे तो लोग आपको सुनेंगे। जब आप लिखते हैं कि ऐसा होने वाला है तो लोग आपको फोन करते हैं। मैं फेसबुक पर कई बार लिखता हूँ चीजों को, अपने लंबे लंबी चीजें, और लोग उसको पढ़ते हैं, लोग उसको रिस्पॉन्स देते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप पैसे की बात करेंगे तो सबका ध्यान जाएगा। बस ये बात है कि जैसा समय है वैसा करना पड़ेगा, और हम उसको टीवी की भाषा में कहें, क्योंकि 10-12 साल मैंने टेलीविजन में गुजारे हैं, बड़े जी और आईबीएन में। तो मैं आपको ये बताऊं, थोड़ा तड़का लगाना पड़ेगा। मैंने आपसे जो कहा सरल भाषा में, उसको थोड़ा सा तड़का लगाना पड़ेगा, तब लोग आपकी चीजों को करेंगे। जैसे रिया और सुशांत केस में यदि आप ये बताने लगे, देखिए सुशांत का मामला सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि वो एक करोड़पति था, सेलिब्रिटी था। आपको वही चीज पकड़नी पड़ेगी। आपको किसी भी चीज का, मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हमारे प्रोफेसर एक बात कहते थे, हर चीज में बिजनेस होता है। हम फाइनेंस कवर करते हैं, हमें एक चीज हमेशा बताई जाती है, हर चीज में बिजनेस है। आप वो चीज को ढूंढ के लाइए, कुछ भी हो। यदि अनुष्का और विराट कोहली की शादी हुई, जानते हैं सबसे ज्यादा क्या पढ़ा गया? सबसे ज्यादा ये पढ़ा गया कि वो शादी कितने करोड़ की थी, उन्होंने जो खर्चे किए वो कितने थे। कोई भी मूवी होती है तो उसमें सबसे पहले ये नहीं कोई डिस्कस करता अरे उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, ये कहते हैं कमाई कितनी की। 100 करोड़ के क्लब में है, 200 करोड़ के क्लब में है, अल्टीमेटली बाप पढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये इंडिया में चलता है ना। इसीलिए शायद जो है इसीलिए कहा गया था, इसीलिए बीजेपी के एक लीडर ने कहा था कि पैसा खुदा नहीं पर खुदा से कदम कम भी हाँ, नहीं है। अब नूर हमारे साथ छत्तीसगढ़ जुड़े के हैं, नूर का सवाल हम नहीं ले पाए थे, इसलिए नूर अगर आवाज आ हाँ, रही है, नेटवर्क आपका सही है तो आप अपना सवाल कर सकते हैं।
आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम है नूर, अभी भी आवाज आपकी नहीं आ रही है। आप ऐसा की आप जो है मैसेज टाइप करके भेज दीजिए, जो चैट बॉक्स है आप मैसेज अपना सवाल जो है आपका वो टाइप करके भेज दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज अभी भी क्लियर नहीं आ रही। तो आखिर में मेरा सवाल आपसे ये होगा निमेश जी, आपने ट्रेडिशनल मीडिया की बात की कि चैनल वाले नहीं सुन रहे हैं, ठीक है मत सुनने दो, न्यूज़पेपर वाले नहीं छाप रहे हैं मत करने दो, लेकिन हम तो डिजिटल मीडिया के युग में रह रहे हैं ना, गवर्नमेंट भी डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में डिजिटल जर्नलिज्म में आप कितना स्कोप देखते हैं? जहां से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, इकोनॉमिक जर्नलिस्ट के तौर पर करियर कितना जो है ब्राइट है, फ्यूचर कितना ब्राइट है, ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इकोनॉमिक रिपोर्टर्स की, इकोनॉमिक राइटर्स की और जर्नलिस्ट की कितनी डिमांड है और इनका फ्यूचर कैसा है? देखिए, मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको बताता हूं, जब आंकड़ों की बात कर रहे हैं कि भारत में ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति 6 घंटे ऑनलाइन होता है, जिसके पास ऑनलाइन होने की फैसिलिटी है। ठीक है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, खासकर 18 से 35 साल के बीच में। देखिए, सारा न्यूज चैनल्स और सबका जोर जो है वो इसी पर होता है, क्योंकि ये जो चंक होता है 18 से 35 साल का, ये मार्केट में कंज्यूमर होता है, ये स्पेंडर होता है। तो इसलिए सब कुछ चीजें इस पर्टिकुलर चंक को लेकर डिसाइड की जाती हैं। हमें क्या करना है, हमें डिजिटल उसमें प्लेटफॉर्म पर आना है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर हमें रोचक उसमें कहना है। जैसे मैं बिजनेस की आपको एक सिंपल सी एक बात बताऊं, आपकी हेडलाइंस जो हैं वो वैसी होनी चाहिए, जैसे अभी हमारे एक स्टूडेंट ने कहा ना, जेल जाएगी या उसको मिलेगी बेल। आपको इस प्रकार जो हेडलाइन होती है वो कैची होनी चाहिए, तभी स्टोरीज 20 जो स्टोरी है वो आप पढ़ कर देखिए, वो 3 से 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट से 3 मिनट के बीच में पढ़ लें, मतलब 200 से 300 वर्ड्स के बीच में हो, थोड़ा सा आंकड़ा हो उसमें, स्टार्टिंग बहुत रोचक हो। आप ये बताइए कि जीडीपी गई पाव, मतलब पाव जीडीपी खत्म, आप यदि कहेंगे 23%, 0.734, लोगों को नहीं समझ आएगी। आप उनसे कहिए कि भाई एक पाव जीडीपी खत्म हो गई, लोग क्या कहेंगे? नॉर्मल आम आदमी की भाषा में समझाइए उसे, उससे बताइए कि भैया इसका मतलब क्या होता है, उसे सरल भाषा में बताइए कि इससे बिजनेस और धंधे पानी खत्म कैसे होंगे, ये क्यों हो रहा है। जैसे एक छोटा सा आंकड़ा आपको जाते जाते मैं बता दूं कि मार्च 2022 के बाद सही मायने में मालूम चलेगा कि दुनिया को कोरोना में कितना नुकसान हुआ। ये जब आप हेडलाइन देंगे तो लोग पढ़ेंगे इसे कि अरे अच्छा, फिर उसके नीचे आप एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आपको जो है प्रॉपर होमवर्क करना है, प्रॉपर रिसर्च करनी है, इसके बाद जो है आपको अपनी रिपोर्ट लिखनी है। और एक कहावत है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है, और ऐसे में जो लोगों का इंटरेस्ट है, बिल्कुल लोगों का पैसे को लेकर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का पैसे को लेकर है, इसलिए फाइनेंस जर्नलिज्म हमेशा टॉप पर रहेगा। आप यदि फाइनेंस रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो लोग आपको बिल्कुल गंभीरता से लें, क्योंकि आप पैसे की बात कर रहे हैं। आप उनके बारे में बताइए कि अभी कितना कम होने वाला है, 30 से 50% सैलरी कट हुई है लोगों की। आप जब इस पर थोड़े से आंकड़ों के साथ करेंगे, लोग आपकी बात को सुनेंगे। बताइए कि 6.25 करोड़ अमेरिका में 6.25 करोड़ लोगों की जॉब्स गई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा H1B वीजा वाले हैं। बताइए लोगों को कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी ये बताया है कि 50 से 55 साल या जिनकी 30 साल की सर्विस हो गई है उन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया जाएगा 1972 के रूल्स के अनुसार। बताइए लोगों को, लोग जब आप पैसे की बात करेंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे। एक बात ध्यान रखिए, फाइनेंस रिपोर्टिंग जाते जाते कह रहा हूं, फाइनेंस रिपोर्टिंग पॉलिटिकल रिपोर्टिंग, एंटरटेनमेंट या स्पोर्ट्स के समान शब्दों पे नहीं खेली जाती। तो इसीलिए पर जब आप आंकड़ों से खेलेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और एक आखिरी बात, आप फाइनेंस रिपोर्टर होते हैं, इकोनॉमी कवर करते हैं, आपको ज्यादा सम्मान मिलता है, ये ध्यान रखिए। आपकी बात आपके चैनल में नहीं सुनी जाती, लेकिन वो एक और चीज होती है कि आपकी खबर सिर्फ आप कर सकते हैं, दूसरा नहीं। विराट कोहली को कोई भी कवर कर सकता है चैनल के तमाम रिपोर्टर्स में से, बीजेपी की बीट पे किसी को भी भेजा जा सकता है, कंगना रनौत के सामने माइक लगाने किसी को भी भेजा जा सकता है, लेकिन फाइनेंस रिपोर्टर यदि आप हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आप ही जाएंगे और कोई नहीं। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि अगर आप फाइनेंस रिपोर्टर बनते हैं तो आपकी पहचान और आपका सम्मान सबसे अधिक होता है। और अभी हाल ही में हमारे देश में जीएसटी लाया गया, नोटबंदी हुई, बड़े बड़े आर्थिक जो है घटनाक्रम हुए, और इनको कवर करने के लिए, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए जो
अप्रूव्ड इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं, उसमें ही उनको बुलाया जाता है। निमिष जी ने खुद इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की है। तो आखिर में इस प्रोग्राम में यही कहना चाहेंगे कि इकोनॉमिक बात हो या आप जर्नलिस्ट बनने जा रहे हैं, आपको वास्तव में सीरियस अगर जर्नलिज्म करना है तो यही बात अच्छी रहेगी कि आप अपने आप को तैयार कीजिए, पढ़िए, रिसर्च कीजिए, आंकड़ों से खेलिए, लेकिन उसको सरल शब्दों में अपने ऑडियंस को समझाइए, क्योंकि यहाँ पर टीआरपी का मामला नहीं है। यहाँ पर मामला ये है कि आप लोगों को जागरूक कीजिए, नए नए स्टोरी आइडियाज दीजिए। उदाहरण के तौर पर इन्वेस्टमेंट, आज की तारीख में आप कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें कि आपका पैसा डबल हो, ताकि लोगों को उसकी जानकारी मिले, और कहाँ पर पैसा आपका सेफ रहे। और दूसरी बात, फ्रॉड, आजकल बहुत से ऑनलाइन फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें के आपके अकाउंट से पैसे उड़ा लिए जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने अकाउंट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं? मतलब ऐसे मुद्दे उठाइए इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए, जो बिल्कुल सीधे आम जनता से जुड़े हुए हैं। अब हमारे इस कार्यक्रम में मैं सबका धन्यवाद देना चाहूंगा, खासतौर पर निमिष जी, आपने समय निकाला। और इसके अलावा अब आखिर में मेरे साथ राजकुमार पाठक जुड़ गए हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि बिल्कुल हमारा कार्यक्रम समय समाप्त हो रहा है। राजकुमार पाठक, अपना छोटा सा सवाल रखिएगा और इसके बाद वो जवाब देते हैं, फिर हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। राजकुमार पाठक। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, का समय की थोड़ा कमी की वजह से। सर सवाल जीडीपी पे ही होगा सर, क्योंकि आप एक तरह से कह रहे थे, जब हम लोग क्लास आप करा रहे थे तो करते थे, तो निजीकरण को लेकर के आपका ये कहना था कि सरकार कहीं ना कहीं जो पुराने संसाधन की वजह से अब नए संसाधन मिल सके, इस वजह से निजीकरण को पॉजिटिव रूप में आप दिखा रहे थे। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर के क्या कहा जा सकता है कि निजीकरण सही है, जहां रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को, जहां पर जो रोजगार पैदा होना चाहिए उस स्थिति में नहीं हो पा रहा है, क्या कहेंगे सर इस पर? जी बिल्कुल, ये निजीकरण की प्रक्रिया इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय रेलवे में भी निजीकरण की शुरुआत हो गई है। कई ट्रेनों को जो है प्राइवेट सेक्टर्स में दे दिया गया है। तो एक हमारा ये क्लोजिंग क्वेश्चन होगा कि निजीकरण की प्रक्रिया देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है या कमजोर करती है? संक्षेप में सवाल का जवाब दीजिए निमिष। बिल्कुल, देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 5 डिपार्टमेंट होते हैं, क्योंकि आप फाइनेंस की हम आर्थिक पत्रकारिता की बात करें, 5 डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें से एक पूरा डिपार्टमेंट इस पर है, पूरा एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट्स मैनेजमेंट, इसको दीपम कहते हैं। मतलब एक पूरा डिपार्टमेंट इस पर है। तो निजीकरण के लिए इसलिए सरकार कह रही है क्योंकि सरकार को जितना पैसा सरकार लगा रही है उतना पैसा उसे नहीं मिल पाता है ना। मतलब यही चीज जब आप निजी हाथों में देते हैं तो आप ये देखते हैं कि घाटे में कोई धंधा नहीं करता, लेकिन सरकार को अधिकांश जगहों पर घाटा हो रहा है। बीएसएनएल में 1.25 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज थे, लेकिन बीएसएनएल को क्या कहते थे हम लोग? जिसका नेटवर्क नहीं मिलता। वहां पर इसीलिए सरकार की कोशिश ये है कि सरकार अपना एक्सपेंडिचर, मतलब अपने खर्चे कम करे। और सरकार के खर्चे कहाँ होते हैं? सरकार के खर्चे होते हैं इस प्रकार की चीजों में जो नॉन प्रॉफिट असेट्स हो गए हैं। जितनी भी सरकार की बहुत सारी चीजें जो उस समय शुरू की थी 70 साल पहले, आज उनकी जरूरत नहीं है। जैसे उस समय टेलीकॉम कंपनियां नहीं थी, आज टेलीकॉम कंपनियां हैं। उस समय देश में बहुत अच्छे होटल्स नहीं थे, इसलिए सरकार ने होटल चलाए, लेकिन अब हैं। उस समय देश में एयरलाइंस नहीं थी, इसलिए सरकार ने एयरलाइंस चलाई, लेकिन अब समय बदल गया है। तो ऐसे समय में सरकार को उन चीजों से अपने आप को पीछे हटना पड़ेगा जहां पर खर्चे ज्यादा हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जितनी तनख्वाह एक बैंक के क्लर्क भी नहीं, छोड़िए, प्यून को मिलती है, एक सीनियर प्यून को गवर्नमेंट सेक्टर के जितनी तनख्वाह मिलती है, उतनी तनख्वाह में एक प्राइवेट कंपनी वाला, एक प्राइवेट बैंक वाला अपने सीनियर मोस्ट मैनेजर को रखता है जो 5-10 जिले मेंटेन करता है। तो वो पैसा कहां से जा रहा है? वो पैसा जा रहा है आप और हमारा। तो इसीलिए हमें यह देखना पड़ेगा कि सरकार का पैसा सही जगह खर्च हो, मतलब जिससे आप जैसे युवाओं के लिए ज्यादा रोजगार की चीजें उत्पन्न हो। यदि इसीलिए अभी मैंने आपको बताया ना, सरकार ने एक नया रूल 1972 का रूल जो है उसे अप्लाई कर रही है कि 50 और 55 साल की उम्र या जिनके 30 साल हो गए हैं, जो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उन लोगों को कंपलसरी रिटायरमेंट देगी। क्यों देगी? क्योंकि सरकार के पास वो उनकी 7वें वेतन आयोग के बाद तनख्वाहों का लोड बढ़ा है, एक्सपेंडिचर्स बढ़े हैं, जिसके कारण सरकार आम लोगों के लिए काम नहीं कर पा रही क्योंकि पैसा नहीं है।
बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण बात कही है आपने, लेकिन साथ ही चलते में हमें ये भी ध्यान में चलते देना होगा निमिष सर, जी, कोरोना चलते चलते जी, हाँ, अब आखिर में हमें ये भी सोचना होगा कि अगर सब कुछ सरकार प्राइवेट सेक्टर में दे देगी तो सरकार की जरूरत क्या रहेगी। दूसरी बात, अगर सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, सरकारी अधिकारी वेतन बहुत अच्छी ले रहा है लेकिन वो काम अच्छा नहीं कर रहा है, तो इसके लिए उसके सुधारने के लिए तो सरकार को ही कदम आगे उठाना होगा। तीसरी बात, अगर आप एयर इंडिया के बाद बीएसएनएल का एग्जाम्पल आपने दिया, इसके अलावा आप दूसरा एग्जाम्पल इंडियन रेलवे का दे दीजिए, तो आखिर सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी काम क्यों नहीं करना चाहता है? और अगर काम नहीं करना चाहता तो दाम हम उसको क्यों दें? तो इसका सोल्यूशन क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में दे दो, या इसका सोल्यूशन ये है कि सरकार सख्त हो जाए, मिनिस्टर सख्त हो जाए कि आपको काम करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, तभी आपकी ये जॉब जो है कंटिन्यू रहेगी, अन्यथा नहीं रहेगी। इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है डिबेट का कि प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ये जो बातें कही गई थी, इनका भारतीय अर्थव्यवस्था को बनाने में कितना योगदान है। तो आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। आखिर में आप सभी विद्वानों का बहुत बहुत धन्यवाद। निमिष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और दिव्या श्रीवास्तव, दिव्यांशी गोयल और मधुकर, ये लोग भी हमारे साथ जुड़े ऑडियंस के तौर पर, इन्होंने अपने सवालों का जो है आपने जवाब दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात करियर के किसी एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए और देखते रहिए यंग तरंग। नमस्कार।